हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है साथियों। तो हम यहाँ पर संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों। संविधान में हम पढ़ रहे थे, तो संविधान में हमने क्या क्या पढ़ा। संविधान में हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान एक्चुअली के जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से आए थे। तो कल हमने देखा था साथियों, इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस के उनको नहीं देखा तो आप हमारी वीडियोस को साथियों देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ताकि आपको जो है कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए साथियों। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो साथियों, तो ये कहाँ से लिए गए, तो यूएसए के संविधान से लिए गए। कहाँ से? संविधान से। ठीक है साथियों। भाग हमारे भारत के संविधान में कहाँ पर है, तो भाग 3 में संविधान में रखे गए हैं। कहाँ पर रखे गए साथियों? भाग 3 में। इस भाग 3 को क्या कहा गया, तो मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, कितने से है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। कितने से है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अभी इस आर्टिकल जो 12 है वो हम कल इसको देख चुके थे। ये इसको 2 पार्ट में अलग से हम डिवाइड करते हैं। 12 और 13 को हम अलग निकाल लेते हैं। बाकी जो होते हैं हमारे 14 से लेकर 16 तक, या हमारे कितने भी होते हैं 35 तक, ये अलग होते हैं साथियों। इसमें क्या है, राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या करता है साथियों। तो हमने जो कल 12 था, आर्टिकल 12, वो हम कल देख चुके थे कि राज्य का जो राज्य है, आर्टिकल 12 है वो क्या कहता है साथियों। तो आर्टिकल 12 ने कहा था कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में इसने राज्य को क्या किया था, परिभाषित किया था। राज्य के बारे में बताया था कि जो राज्य होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो ये जो राज्य की परिभाषा है हमने दी थी, कौन सी? आर्टिकल 12 में जो हमने राज्य की परिभाषा दी थी, ये सिर्फ और सिर्फ भाग 3 एवं भाग 4 के लिए है। सिर्फ किसके लिए? भाग 3 और भाग 4। भाग 3 और भाग 4। भाग 3 यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का भाग है वो, और भाग 4 यानी जो हमारा मौलिक कर्तव्यों का या नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है साथियों। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये वाली जो राज्य की परिभाषा है, ये राज्य की परिभाषा जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये राज्य की परिभाषा जो है किसके लिए? सिर्फ भाग 3 के लिए। किसके लिए? इस भाग 3 के लिए और भाग 4 के लिए साथियों। तो हमने कल आर्टिकल 12 के बारे में देखा था कि तो हमने राज्य की परिभाषा को समझ लिया था अच्छी तरह से, पूरी अच्छी तरह से समझ लिया था। अगर आपने जो है कल की वीडियो नहीं देखी साथियों, तो आज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर आज की वीडियो देखिएगा साथियों, ताकि आपको जो है पीछे का समझ में आए और आगे का भी समझ में आए। क्योंकि अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इससे बेहतर है कि आप उसको पीछे की जो वीडियो है उसको जाकर एक बार देखें। अब हम बात कर रहे हैं कि साथियों किसकी? अनुच्छेद 13 की। किसकी साथियों? अनुच्छेद अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 साथियों, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 जो है उसमें जो है जो संविधान है, जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें कुछ विधियां दी गई साथियों। क्या दी गई? कुछ विधियां दी गई जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताती है। कैसे बताती है साथियों? कि जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, कब? 26, देखिए एक बात समझ लीजिए, संविधान जो था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 1950 को। यानी अब 26 जनवरी संविधान जो था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ये डेट के ऊपर ही लगभग ज्यादातर हमारा इस रूल का जो आर्टिकल 13 है वो ये है। वो क्या कहता है? आर्टिकल 13 को हमने क्या क्लियर कर रखा, तो आर्टिकल 13 में हमारे क्लॉज बटे हुए। तो क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है साथियों? इसको रफ करें। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है? 13 का क्लॉज 1, आर्टिकल 13 का कहता है क्लॉज 1 कि जो संविधान की जो, इसमें पहले लिख लीजिए, पहले इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या लिख लेते हैं कि जो भी विषय फंडामेंटल राइट के असंगत होंगे वो शून्य हो जाएंगे। क्या? जो भी विषय क्या होंगे? फंडामेंटल राइट के असंगत होंगे। किसके असंगत होंगे? असंगत होंगे वह शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? शून्य हो जाएंगे। अब शून्य हो जाएंगे, असंगत यानी जो टकराएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी विषय यानी जो भी नियम अगर फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं टकराते हैं या उनमें कहीं टकराव पैदा होता है तो वो क्या हो जाएंगे? वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। शून्य का मतलब क्या है? कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। एक्चुअल में वो फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में क्या नहीं रहेंगे? कानून ही नहीं रहेंगे साथियों। क्या नहीं रहेंगे? कानून ही
नहीं रहेंगे। तो जो विषय जैसे अब इसमें जो है 3 विधियां अलग अलग तरह से दिखाई गई हैं। जो 26 जनवरी पहले से कानून से लागू थे, वो अगर उस टाइम पर कोई कानून बनाया गया 26 जनवरी 1900 कब 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून बना दिया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई कानून बना दिया गया, तो अगर 26 जनवरी 1900 पहले से कोई कानून बना हुआ था, और जैसे भारत शासन अधिनियम में कोई कानून आया, ठीक है साथियों, बना, और यहाँ पर क्या हुआ 26 जनवरी 1950 में जो हमने संविधान लागू किया वो, ठीक है साथियों, जो संविधान हमने लागू किया वो, और जो इससे पहले था वो। तो अगर इसमें कोई कानून ऐसा है, सपोज कीजिए कोई कानून क्या है, वो ऐसा है जो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्या दिए गए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिए गए, यहाँ पर कोई कानून ऐसा है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो हमने बनाए थे वो क्या करता है, इससे जाकर टकराता है, क्या करता है, टकराता है, यानी विवाद खड़ा करता है। क्या करता है, विवाद खड़ा करता है, या तो टकराएगा या विवाद खड़ा करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कानून जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही जो संविधान जो आर्टिकल 13 है वो कहता है साथियों, क्या कहता है कि यदि 26 जनवरी यानी संविधान लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1900 पहले से जो कानून बने हुए थे, यदि ऐसा कोई कानून फंडामेंटल राइट से टकराता है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साथियों, शून्य के बराबर हो जाएगी। यही आर्टिकल हमारा 13 कहता है। क्लियर हो गया साथियों, थोड़ा सा और समझ लीजिए, 1935 या उससे पहले या पहले, ठीक है, या पहले भी लिख सकते हैं, पहले से जो कानून बना दिए गए 26 जनवरी 1900, यहाँ 26 जनवरी, या इसको ये डेट मत लिखिए, ये लिख लीजिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले। अब 26 जनवरी 1950 से पहले कुछ भी हो सकता, 1935 का भारत शासन अधिनियम भी हो सकता, 1947 में बनाए गए कानून भी हो सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही ये चीज देखना है हमें कि यहाँ से इससे पहले क्या, इससे पहले जो कानून होंगे, यहाँ पर जो क्या होंगे, कानून होंगे, क्या होंगे, कानून होंगे, वो क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे, क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर इससे टकराता है कहीं ना कहीं, तो फंडामेंटल राइट से टकराता है कहीं पर, तो वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे साथियों। तो ये क्लियर है। अब इसको बस स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। तो लिखेंगे संविधान से पूर्व की विधियां, आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है, संविधान से पूर्व की विधियां संविधान से पूर्व की विधियां कब, 26 जन 1950, कब 1950, ठीक। तो इसमें क्या गए, संविधान से पूर्व की विधियां दी गई हैं, क्या दी गई साथियों, यानी संविधान लागू होने से पहले की विधियां के बारे में बता रहा है। अब क्या बताता, तो वे उस समय तक शून्य नहीं होंगी, उस समय तक शून्य नहीं होंगी जिस समय तक वे फंडामेंटल राइट से, जिस समय तक वे फंडामेंटल राइट के असंगत हो, ठीक है साथियों, फंडामेंटल राइट के असंगत हो। अब देख लीजिए क्या है कि संविधान से पूर्व की विधियां, अब संविधान हमारा कब निर्माण हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। आर्टिकल 13 का जो 1 है, क्लॉज 1 कहता है क्या, संविधान से पूर्व की विधियां, साथियों क्या है, संविधान से पूर्व की विधियां। तो अब इसमें क्या है कि उस समय तक शून्य नहीं होंगी जब तक कानून का, जब तक ये कानून फंडामेंटल राइट से नहीं टकराता है। मैंने यहाँ पर क्या बताया था, मैंने भी आपको यहीं पे यही चीज बताई थी कि अगर ये फंडामेंटल राइट से टकराता है और 26 जनवरी 1950 में कोई कानून बनाया गया, उससे पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ से पहले की, अगर यहाँ से पहले कोई कानून बनाया गया और ये फंडामेंटल राइट से टकराता नहीं है,
टकराता नहीं है साथियों। तो जब ये टकराएगा नहीं यानी क्या है, उसके असंगत नहीं है, उससे अलग नहीं है, विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उस समय में ये क्या होगा, शून्य नहीं होगा। क्या होगा, शून्य नहीं होगा। समझ लीजिए साथियों, इसको बहुत जरूरी है। ये टकराएगा यानी उसमें कहीं ना कहीं विभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा तभी शून्य होगा, और नहीं टकराएगा तो शून्य नहीं होगा। तो 1950 से पहले जो कानून बन गए, संविधान से पूर्व की विधियां, 26 जनवरी 1950, उस समय तक, कब तक, जब तक कि वो संविधान के फंडामेंटल राइट के असंगत ना हो। असंगत का मतलब क्या है, उससे टकराए ना, उससे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना करे, कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना करे। तो इस तरह की जो है विधियां जो होंगी वो असंगत विधियां कहलाएंगी, और वो क्या कहलाएंगी, इस तरह की जो फंडामेंटल राइट है वो पूर्व विधियों में आएगा। अब बात करते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है। तो क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है साथियों। क्या क्लॉज 2 क्या कहता है साथियों। तो क्लॉज 2 कहता है पूर्व की विधियां, संविधान में पूर्व की हो गई, उसके बाद की विधियां। आर्टिकल 13 का 2, संविधान लागू होने के बाद की विधियां, संविधान लागू होने के बाद की विधियां, संविधान लागू होने के बाद की विधियां। अब संविधान लागू होने के बाद की विधियां, तो यहां पर एक डेट डाल लें, क्या, 26 जैन 1950। इस डेट को तो संविधान साथियों लागू हुआ, क्या किया गया था, कब लागू किया गया था, इस डेट को। तो अगर कहता है संविधान हमारा, क्या कहता है कि अगर संविधान कोई, ये जो संविधान था वो हमारा लागू हो गया, उसके बाद भी कोई कानून आए जो कि फंडामेंटल राइट के क्या है, विरुद्ध है या खिलाफ है, तो उस समय में वो क्या होंगे, वो भी शून्य कर दिए जाएंगे साथियों। सीधा सा पहले की जो पहले कानून बना दिए गए थे उसके बारे में, अब बाद की यानी जो बाद में कानून बनाए जाएंगे उसके बारे में। जो बाद में कानून बनाए जाएंगे अगर वो भी टकराते तो वो भी क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे। तो बस इसी स्टेटमेंट को लिखना है क्या लिखना है साथियों, क्या लिखना है इसमें लिखना है क्या, कि संविधान लागू होने के बाद की विधियां तो हो गया हमारा। इसमें लिखना है कि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान, 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियां, क्या साथियों, 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियों का अंश फंडामेंटल राइट से असंगत होता है, फंडामेंटल राइट से असंगत हो, क्या हो, असंगत हो साथियों, क्या हो, असंगत हो। फंडामेंटल राइट से असंगत हो, क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। सिंपल, असंगत हो। 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियां यानी जो कानून क्या है का अंश का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे, ठीक है। अंश का मतलब क्या है, तो फंडामेंटल राइट की जो विधियां फंडामेंटल राइट से असंगत हो वो शून्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी साथियों, शून्य हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो साथियों ये बात क्लियर है आपको कि फंडामेंटल राइट के संगत हो जाएंगी। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियां क्या होंगी, अंश, जिन विधियों का अंश। अब इसमें 3 अंश का मतलब क्या है, अंश। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें, सपोज कीजिए कोई संविधान, कोई हमारे पास क्या है, आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है, ठीक है। उस आर्टिकल में आर्टिकल कोई क्या है, एक्स है। अब इस आर्टिकल में 2 पार्ट दे रखे हैं, कोई ए है और कोई बी पार्ट है। साथियों क्या समझिए, कोई आर्टिकल हमारे पास एक्स है और उस आर्टिकल में 2 पार्ट है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो
कुछ विधियां हैं, उन विधियों के द्वारा हम इस आर्टिकल को बचा भी सकते हैं और पूरे आर्टिकल को निरस्त भी कर सकते हैं। क्या विधियां हैं, अगर यह आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो कौन सी विधियां हैं, तो हमारे तो इसमें जो है हमारे दो तरह की विधियां हैं, उसमें हम देख लेते हैं। संविधान में असंगत होंगी, तो ये आर्टिकल की विधियां होती है जो क्या कर सकती है, पूरी तरह से इसको या तो एक विधि कहती है कि इस आर्टिकल को पूरी तरह से निरस्त कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इस आर्टिकल को पूरी तरह से निरस्त कर दीजिए। या फिर दूसरी विधि ये कहती है कि ये जो आर्टिकल है साथियों, कौन सी, ये जो विधि है, ये आर्टिकल जो है, ये जो विधि आर्टिकल है, इसका ये हिस्सा जो है अगर ये सही है, फंडामेंटल राइट के साथ में जो है नहीं टकराता है, तो इसको क्या कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। और ये विधि अगर खराब है तो इसको क्या कर दीजिए, इसको शून्य कर दीजिए, इसको शून्य कर दीजिए। इसका अगर मतलब ये है कि ये फंडामेंटल राइट से नहीं टकराती है, तो इसका क्या है, इसको रख लीजिए और इसको क्या करना है, तो इसको शून्य कर दीजिए। तो यानी जो पार्ट जो है फंडामेंटल राइट से टकराएगा कहीं ना कहीं, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने आर्टिकल के बारे में देखा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 का 2 और आर्टिकल 13 का 3। अब हम बात कर लेते हैं किसके विषय में, तो हम बात करते हैं अब विधि के बारे में। किसके बारे में, विधि, यानी विधि क्या होती है, ये तो हमने देखा बार बार जिक्र आ रहा है कि विधि विधि, देखिए यहाँ पर भी आपको विधियां समझ में आया, यहाँ पर भी। अब ये तो बताइए कि विधि एक्चुअल में होती क्या है विधि, तो विधि के बारे में जानना है। किसके बारे में, तो विधि। आर्टिकल 13 का 3 क्लॉज 3 क्या कहता है कि विधि के बारे में बताता है। अब विधि क्या है, तो विधि क्या है, किसके द्वारा बनाई जा सकती है, संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये सब क्या है, विधियां हैं। तो आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है, विधि के बारे में शो करता है। तो विधि हम आर्टिकल 13 का 2 जो है, 13 का 3 क्या है, विधियां हैं। इसमें क्या है, विधियों को, विधियां क्या है साथियों, विधियां हैं। क्या है, विधियां। अब विधियां क्या हो सकती हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, नंबर 1 किसके द्वारा हो सकती है, तो संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो स्थायी विधियां होती हैं, स्थायी विधियां। अभी जो स्थायी विधियां होती है किसके द्वारा होती है साथियों, ये होती है संसद के द्वारा, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा जो बनाई जाती है। किसके द्वारा जो बनाई जाती है, संसद के द्वारा जो बनाई जाती है। अध्यादेश, अब राष्ट्रपति भी कुछ एक जो है नियम बना सकता है, तो उसको क्या कह सकते हैं, तो अध्यादेश, क्या कहते हैं साथियों, अध्यादेश। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति किसके साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया था। अब विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो विधियां क्या है, स्थायी विधियां, जो संसद ने कानून बना दिए उसको क्या कहेंगे, विधियां कहेंगे, कानून कहेंगे। अध्यादेश क्या है, जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, अध्यादेश यानी मैं आदेश देता हूं, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसके बारे में क्या है, अध्यादेश कौन जारी करता है, तो ये राष्ट्रपति जारी करता है। तो ये भी क्या है, हमारी एक विधि हो गई। इसके बाद कार्यपालिका, जो क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या है साथियों, कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका भी कुछ विधियां बनाती है, तो उप विधियां या नियम या आदेश, जैसे उप विधियां कॉमन नियम, वही चीज है साथियों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उपदेश क्या है, नियम या उपदेश। अब कार्यपालिका भी कोई जो कार्य करने वाली पालिका है, कार्यपालिका जो हमारे पास, हमने दो चीजों को देखा हमारे भारतीय संविधान में, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका क्या करती है, वो जो बनाए कानून है, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए उन कानूनों को लागू कराना किसका काम है, तो कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका भी एक छोटे मोटे अगर कानून बनाती है, जैसे उप विधियां, कोई नियम या कोई उपदेश दे देती है, तो वो भी क्या है, हमारे विधियों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, विधि क्या हो सकता है साथियों, इसके बाद हो सकता है विधि की शक्ति रखने वाली प्रथा। अगर कोई विधि की शक्ति रखती है प्रथा, तो वो भी सब इसमें आएगी, विधि की शक्ति रखने वाली प्रथा। अब प्रथा के बारे में देखिए साथियों, हमने पहले ही कहा था कि प्रथाएं भी जो होती हैं या परंपराएं जो होती हैं, वो भी संविधान में का ही हिस्सा होती हैं। कोई ऐसी परंपरा पहले से चली आ रही है जो कि संविधान में है, या उसको रिटर्न कर लिया गया, लिख लिया गया, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो भी एक क्या है, संविधान का नियम है। तो वो नियम भी क्या कहलाएगा, ऐसी विधि या ऐसी शक्ति जो क्या रखती है, पावर रखती है किसकी, विधि का। तो ये चार चीजें जो है विधि के बारे में क्या करती है साथियों, बताती हैं। पहला क्या है, स्थायी विधियां संसद के द्वारा, दूसरा अध्यादेश यानी राष्ट्रपति जारी कर सकता है, और तीसरा कार्यपालिका, विधियां, नियम और आदेश। तो ये आर्टिकल 3 का, आर्टिकल 13 का किसका कौन सा क्लोज है, 13 हो गया साथियों। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 का क्लोज 4, इसको रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। अब हमारा बहुत जरूरी संविधान का जो नियम है वो आर्टिकल 13 का जो नियम है वो क्या कहता है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल जो संविधान में जो संशोधन होता है वो हम जानते हैं कि आर्टिकल कौन से 368 से होता है। किसके थ्रू होता है? 368 के थ्रू हम जानते हैं क्या, और हम ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आर्टिकल है हमारे पास, जो संशोधन होता है संविधान में जो संशोधन होता है साथियों, कौन सा होता है? संविधान में संशोधन जो होता है, संविधान में जो संशोधन होता है वो किसके थ्रू होता है? 368 के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा साथियों? हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें नॉर्मली हम जो संशोधन करेंगे वो 368 के थ्रू करेंगे, संविधान के 368 के। तो बस यही कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का 4 समझ लीजिए। आर्टिकल 13 का 4 कहता है कि इस अनुच्छेद के द्वारा, ये क्या है? आर्टिकल है, अनुच्छेद है क्या है साथियों? ये अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के द्वारा कोई भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो भाग 4 के लिए लागू नहीं होगा, भाग 3 के लिए लागू नहीं होगा, यानी फंडामेंटल राइट का उसके ऊपर कोई भी जो है वो नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। इस तरह से इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। 368 का संविधान लागू किया गया, संविधान संशोधन किया गया, संविधान जो होता है वो भाग 4, भाग जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए क्या होगा? लागू नहीं किया जा सकता साथियों। तो बस इसको यही नोट करना और इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिए। क्या लिखना? आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन किसके द्वारा? तो आर्टिकल 368 किसके द्वारा? आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन किसके द्वारा? आर्टिकल 368 को भाग 3 इसके द्वारा, भाग 3 संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा भाग 3 के लिए क्या नहीं होगा? के संदर्भ में, भाग 3 के संदर्भ में मान्य नहीं होगा, बस यही कह रहा, और कुछ नहीं है इसके। संविधान संशोधन जो है वो मान्य नहीं होगा। यानी अगर 368 के द्वारा हम कोई संविधान में संशोधन करते हैं और वो संशोधन जो है फंडामेंटल राइट में भी देखने को मिल रहा है हमें, तो वो संविधान में संशोधन लागू नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में हम ऐसे संशोधन नहीं कर सकते। किसके थ्रू? स्पेशल बहुमत, हमें स्पेशल बहुमत के द्वारा फंडामेंटल राइट को संविधान में संशोधन करना होता है साथियों को, उसके द्वारा, स्पेशल बहुमत के द्वारा। और ये क्या है? आर्टिकल 368 है। ये जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल 368, ये कहां से लिया गया? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये जो है संविधान संशोधन आर्टिकल 368 को भाग 3 के संदर्भ में मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस था? ऐसा मतलब ये जो है कि सुप्रीम, अब ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो इसकी व्याख्या किसने की? सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। और किस केस? तो केस का नाम पूछ लेता है कभी कभी, कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती केस जो था 1973 में, केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी कि जो आर्टिकल 368 है वो जो है 368 मान्य नहीं होगा, उसका संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। किसके लिए? फंडामेंटल राइट के लिए या भाग 3 के लिए। पूरा भाग 3 में सिर्फ फंडामेंटल राइट ही है, तो फंडामेंटल राइट के लिए कोई भी वैल्यू जो है वो मान्य नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था केशवानंद भारती के मामले में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी पूरी तरह से, आप जाकर गूगल पे इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं साथियों। उसके बाद अब यहाँ पर जो है 3 चीजें देखने को मिली, वही चीज मैंने आपको पीछे बताई थी कि न्यायिक पुनर्वलोकन। इसको हम रफ कर दें, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं क्या एक और कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसको होती है? अब जाहिर सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लिखने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो यह हो गया हमारा आर्टिकल 13 का 4। आर्टिकल 13 का 4। आर्टिकल 13 का 4। अब आर्टिकल 13 का 5 क्या कहता है? इसमें कुछ वही चीज है, इसमें कुछ थ्योरी है, पहले पढ़ लीजिए। आर्टिकल 13 का 4 ये है इसमें साथियों। तो इसमें सिद्धांत दिए गए, कुछ सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? पृथक्करण का सिद्धांत।
कुछ क्या है साथियों, आच्छादन, आच्छादन का सिद्धांत। क्या है साथियों, आच्छादन का सिद्धांत। अब इसमें विधियां हैं, किस तरीके से उसको अलग कर सकते हैं, कैसे जो है उसको अलग कर सकते हैं। तो पहले क्या है, कोई विधि, अब कोई भी विधि है तो दो पार्ट होगा उसका, क्या होगा विधि, कोई भी कानून है तो उसका दो पार्ट होगा, क्या, एक होगा हमारा वेद पार्ट, वेद भाग, और दूसरा कौन सा होगा हमारा अवैध भाग। साथियों क्या है, तो जो वेद भाग है, जो ये जो वेद भाग है, ये फंडामेंटल राइट के लिए लागू कर दिया जाए, लागू रहेगा, और ये लागू नहीं रहेगा, लागू नहीं रहेगा। समझिएगा थोड़ा सा क्या कहता है विधि। कोई विधि है साथियों, कोई विधि है एक्स, क्या है, कोई विधि एक्स है। अब इस विधि के दो पार्ट है, ए और बी, तो ये तो फंडामेंटल राइट के मुताबिक सही है, हम इसको सही मान रहे हैं। अगर ये इसके कह रहा है तो, और अगर ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से टकराता है तो इसको क्या कर देंगे, शून्य। तो पृथक्करण की विधि, आच्छादन का सिद्धांत या थ्योरी, डॉक्टर्स ऑफ थ्योरी जो कि क्या कहता है कि डॉक्ट्रिन्स, DOCTRIN, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, ELIPS, ठीक, इलिप्स, डॉक्ट्रिन्स ऑफ। तो बस ये सिद्धांत में कि कोई भी विधि होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो वेद पार्ट होगा और एक वेद पार्ट नहीं होगा। जो वेद पार्ट होगा, जो हमें लग रहा है कि संविधान में संशोधन, जो संविधान से ये फंडामेंटल राइट है यानी भाग 3 से नहीं टकरा रहा, तो बस ये लागू रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। और ये अगर हमें लग रहा है कि इसका जो पार्ट बी है उसको वो संविधान जो भाग 3 है उससे टकरा रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो इसमें कुछ खास नहीं है साथियों। तो ये क्या हो गया हमारा आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ इलिप्स। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि। जो दूसरी विधि है वो क्या है, पृथक्करण की विधि। क्या है साथियों, दूसरी पृथक्करण की विधि, पृथक्करण का सिद्धांत। ये तो आच्छादन का हो गया। अब है एक पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या है साथियों, पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें भी वही चीज साथियों कि एक विधि है लागू, क्या है, विधि है कोई, क्या है, कोई विधि है। अब विधि में दो पार्ट होंगे, एक तो होगा वेद और दूसरा हो जाएगा अवैध। अवैध, दूसरा क्या होगा, अवैध हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्या होगा, अवैध। अब इसमें क्या है, अगर हमें ये लग रहा है कि ये जो वेद पार्ट है, हमने क्या देखा था अभी, इससे पहले देखा था, अगर वेद पार्ट है तो फंडामेंटल राइट पर लागू रहेगा। लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो वेद पार्ट है, कौन सा, ये वेद पार्ट, ये जो वेद पार्ट है साथियों, इस अवैध पार्ट से अलग करना इसको मुश्किल है। क्या है, इस वेद पार्ट को अवैध पार्ट से अलग करना मुश्किल है, यानी इसको अगर हम रहने भी दें लेकिन फिर भी जो है इससे करना मुश्किल है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब किसी विधि के वेद भाग को अवैध भाग से अलग करना क्या हो, मुश्किल हो तो पूरी विधि समाप्त। ऐसी कंडीशन में क्या होगा साथियों, पूरी विधि को समाप्त कर दें, विधि को समाप्त कर दिया जाए। क्या होगा, पूरी विधि को समाप्त कर दिया जाए। साथियों क्या होगा, पूरी विधि को समाप्त कर दिया जाए। और अभी हमने देखा था किसका सिद्धांत था, वो आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत इसमें क्या कहता है कि जो विधि है, क्या है, विधि, इसमें दो पार्ट होंगे, लागू, वो वेद, अवैध और वेद। तो
अगर वैध है, सही है, ये फंडामेंटल राइट्स है, तो इसे लागू रहने दो, इसे जो है शून्य घोषित कर दो, इसे क्या कर दो, शून्य घोषित कर दो, और इसे क्या है यहाँ पर लागू रहने दो। लेकिन दूसरा जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो कह रहा है कि अगर इसको संभव नहीं है लागू करना, इस वाले को हटाना संभव नहीं है, तो इस पूरी जो विधि है, ये पूरी विधि को क्या कर दो भाई, इस पूरी विधि को शून्य घोषित कर दो कि ये पूरी विधि ही समाप्त हो गई। तो सिर्फ क्या है, आर्टिकल 13 जो है साथियों, उस आर्टिकल 13 में हमारा सिर्फ और सिर्फ यही दे रखा हुआ कि किस तरह से जो विधियां हैं उनको शून्य घोषित करना है, यानी उनकी वैल्यू को खत्म करना है, और जो संविधान में मौलिक अधिकारों से नहीं टकराती हैं उनकी वैल्यू को कैसे बनाए रखना है। तो उसमें हमने दो तरह के प्रच्छादन पढ़े, आच्छादन का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है साथियों, और जो है हमने दो तरह की थ्योरीज देखी, एक आच्छादन का सिद्धांत और एक पृथक्करण का सिद्धांत। अलग अलग तरह के हमने आर्टिकल्स 4 क्लॉज के बारे में डिटेल चर्चा कर ली साथियों। तो ये आज का हमारा आर्टिकल 4 जो है 13 था साथियों। तो अगर आई होप आप लोगों को सॉरी आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या डिमांड है, क्या पढ़ना है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है पूरा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, पूरा संविधान का जो मटेरियल है वो पूरी तरह से प्रोवाइड किया सके, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो सके। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।